अगर वो जीएम मेज पंजाब में आता है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? उस समय यील्ड 1 टन होती थी, आज यील्ड 3 टन हो गई। क्या यहाँ पर प्राइसेस के ऊपर और भी दबाव आ सकता है? जब सोयाबीन का एकरेज कम होगा तो मक्का का बढ़ेगा। अगर मक्का की सप्लाई बहुत बढ़ी तो हो सकता है भाव डिप्रेस हो, सोयाबीन के भाव बढ़े। क्या आपको लगता है कि जितनी रिक्वायरमेंट एथेनॉल कंपनीज की थी वो फुलफिल हो चुकी है? तो टेक्नोलॉजी को बहुत काम करना पड़ेगा। क्या 2025 के अंदर में दिसंबर 2025 तक वो भाव दोबारा दिखाई दे सकते हैं? आगे आने वाले समय में हम देखेंगे, हो सकता है मक्का के भाव इस बार थोड़ी तेजी के साथ खुले। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं खास बातचीत। आज इस स्पेशल एपिसोड के अंदर में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली मक्का की। मक्का वो कमोडिटी जो कभी 800 रुपए क्विंटल पर बिका करती थी और जिसने ठीक 1 साल पहले या यूं कहें कि हाल फिलहाल के दिनों के अंदर ही 3000 रुपए के स्तर को भी छुआ और उसके बाद करेक्शन यहां पर देखने को मिली। लेकिन 2025 के इस बाकी बचे हुए महीनों में और 25-26 के साल के अंदर में क्या सिनेरियोज लगते हैं? क्या एक बार फिर से मक्का किसानों को 3000 रुपए के ऊपर के भाव दिलाने में कामयाब होगा? देश के अंदर और विदेश के अंदर में क्या इसकी डिमांड है? एथेनॉल इंडस्ट्रीज की कितनी डिमांड निकल करके आ रही है? पोल्ट्री इंडस्ट्री जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो बड़े सख्ते के अंदर में आती है, प्रेशर के अंदर में आती है। वहां पर किस तरीके की इस बार डिमांड देखने को मिलेगी? और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि स्टार्च जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से किस तरीके की डिमांड निकल करके आएगी, क्या भाव रहेंगे, क्या सिनेरियोज रहेंगे? हमारे साथ सुमित गुप्ता साहब है वसीदा ग्लोबल से। आपका स्वागत है सुमित जी। सुमित जी, चूंकि मक्का सरकार ने बड़ी कोशिशें की थी कि मक्का को किसी तरीके से प्रमोट किया जाए। मैंने बड़े कैंपेन देखे हरियाणा और पंजाब के अंदर में कि किसी तरीके से किसान जो है वो डाइवर्ट हो जाए, भाई चावल की खेती छोड़ दे, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट था। उसकी वजह से किसानों को सब्सिडीज भी दी गई। पर एकड़ अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो उसके ऊपर पे सरकार इंसेंटिव्स भी दे रही थी, लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं थी। बट जब 3000 रुपए का स्तर मक्का के अंदर पिछले साल देखने को मिला, उसको कैसे देखते हैं? क्या 2025 के अंदर में दिसंबर 2025 तक वो भाव दोबारा दिखाई दे सकते हैं? नमस्कार सुरेश जी, आपने एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हमको भारतीय एग्रीकल्चर किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको समझना है। मैं पहले आपने जो बैकग्राउंड ऑफ डिस्कशन दिया उस पर जाता हूँ, जिसमें आपने बात की कि मक्का कैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी बनी। और अगर हम आज देखें, मक्का फूड, फीड और फ्यूल तीनों का समागम बन गया है। राइट। किसी को अगर हम ट्राइबल एरियाज में देखें वो फूड में जा रहा है, स्टार्च डायरेक्टली फार्मा में जाता है। अगर हम फीड, आज लगभग 20 मिलियन टन मक्का फीड सेक्टर, कैटल और पोल्ट्री फीड को मिला के जाता है। और तीसरा अगर हम देखें एथेनॉल, जो आज से 2 साल पहले केवल 1.5 मिलियन टन मक्का इस्तेमाल कर रहा था, 13.5 मिलियन टन मक्का इस्तेमाल करने लगा। और आप जानते होंगे मक्का यूएसए के अंदर वेल्थ के साथ एसोसिएट किया जाता है। राइट, ठीक है। तो जैसे हम जब मकान बनाते हैं तो उसमें गेहूं के दाने डालते हैं, ऐसे यूएसए के अंदर जब वो कुछ भी नया शुरू करते हैं तो मेज के, बिकॉज मेज शोज प्रोडक्टिविटी। अगर आज हम किसी कमोडिटी को बात करें जो टेक्नोलॉजी की कमोडिटी है, वो है मेज। ठीक है। आपने बात किया 2008-9 में 8000 रुपए के आसपास का मक्का बिकता था, आज 30,000 रुपया मक्का हो गया। उसके साथ हमें ये भी बात करनी है, उस समय यील्ड 1 टन होती थी, आज यील्ड 3 टन हो गई है। बिल्कुल ठीक बात है। तो किसान का रियलाइजेशन जो 1 हेक्टेयर से पहले 8-10 हजार रुपए था, आज 75,000 रुपए हो गया। ठीक है। तो किसान का जीवन परिवर्तित मक्का ने किया है। राइट। और इसी कारण मक्का का एकरेज भारतवर्ष में बढ़ता हुआ जा रहा है। भारत सरकार ने 2-3 साल पहले 2019-20 में एथेनॉल की तरफ, ब्लेंडिंग की तरफ जो डिसीजन लिया, शुरू में हालांकि वो डिसीजन जो था वो शुगर बेस्ड था, बट शुगर की सप्लाई कम होने के कारण ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट आए। वो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट आने के कारण मक्का की डिमांड एकदम से बढ़ी। ठीक है। और मक्का का भाव देखते देखते 8,000 से 30,000 रुपया तक आया।
ठीक है, लेकिन केवल एथेनॉल प्लांट ही नहीं चलेंगे। राइट। और जैसे आपने सवाल में पूछा, उसके कारण एक बहुत बड़ी दुविधा पोल्ट्री सेक्टर को, ये सरकार ने इस साल समझा और उन्होंने इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया कि आप मक्का भी इस्तेमाल कीजिए और उनको बोला कि हम आपको चावल देंगे। ठीक है, जिसके कारण मक्का की इस साल तेजी रुक गई। जो मक्का शायद आज 28-30 रुपए हो जाता, आज वो 23.5-24 रुपए के आसपास पूरे देश में चल रहा है। ठीक है, क्या 23-24 रुपए अच्छा भाव है? किसान के हिसाब से अगर हम देखें 3 टन की एकरेज पे 75,000 रुपया हेक्टेयर उनको और किसी क्रॉप में रियलाइजेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है। और इसके कारण जो आपने मेन सवाल पूछा कि क्या हरियाणा, पंजाब, इन सब जहां सरकार पहले इंसेंटिव दे के मक्का उगाना चाहती थी और मक्का नहीं उगता था, लेकिन जैसे ही हमने उसका कमर्शियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, आज मक्का डार्लिंग ऑफ द फार्मर बन गया है। ठीक है, आज किसान को कोई इंसेंटिव नहीं देना है। किसान को दिखता है मक्का एटीएम की तरह है। जैसे आप एटीएम में रात को जाके पैसा निकाल सकते हैं, वैसे ही आप किसी भी समय मक्का बेच सकते हैं। ठीक है। तो किसान को इससे बड़ा बेनिफिट और क्या मिलेगा? नंबर 2, टेक्नोलॉजी के कारण मक्का की ईल्ड लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 3, मक्का रेनफेड रीजन के अंदर उगता है। ठीक है। तो किसान को जहां पहले ऑप्शन नहीं था रेनफेड में सोयाबीन के अलावा, आज मक्का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन के उभरा है। ठीक है। ओवरऑल इट इज वेरी गुड फॉर द फार्मिंग। और सरकार के नजरिए से भी देखें, मक्का के अंदर अगर लेट्स से 10 लाख हेक्टेयर जमीन, 1 मिलियन हेक्टेयर जमीन मक्का में आती है, तो सीधा आप 30 मिलियन टन प्रोडक्शन ऐड करते हैं। अच्छा। तो ओवरऑल हमारा जो फूड बास्केट का कॉम्पोजिशन है, मक्का का प्रोडक्शन लगभग पिछले 5-6-7 साल में डबल हो गया है। ठीक है। तो उसने फूड सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इस साल भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है आपका, जहां 330 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन है, वो 430 लाख मीट्रिक टन के आसपास में पहुंचने की उम्मीद है। तो जब ये आप ग्रोथ देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर प्राइस बढ़ने का एक रीज़न था, वो रीज़न ये था कि सरकार का जो फोकस है एथनॉल का 20% ब्लेंडिंग का, तो उसने बूस्ट कर दिया डिमांड को। और जब डिमांड बूस्ट हुई, तो क्योंकि प्रोडक्शन उतना था नहीं, तकरीबन 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास की आपके पास डेफिशिएंसी थी। वो 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास की जो, माफ कीजिए, 120 लाख मीट्रिक टन के आसपास की डेफिशिएंसी थी, वो पूरा करने के पर्पस से प्राइजेस के अंदर में एक जंप आया। वो जो जंप आया, क्या आपको लगता है, क्योंकि इस बार आपके पास में एट पार और कुछ कुछ सरप्लस के अंदर में मक्का रहेगा, जितनी आपकी डिमांड एथनॉल इंडस्ट्री से है उससे थोड़ा सा सरप्लस के अंदर हम जाते हुए इस बार प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर प्राइजेस के ऊपर और भी दबाव आ सकता है? और इसके अलावा क्या आपको लगता है कि जितनी रिक्वायरमेंट एथनॉल कंपनीज की थी वो फुलफिल हो चुकी है, अभी उनको फिलहाल और माल नहीं चाहिए? अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसमें आपने मुख्यतः किसान, इंडिया की प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड और उसका यूजेज, तीनों को टच किया है। लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्शन फर्स्ट। ठीक है। 2023 आप जानते हैं मॉनसून कमजोर था और मक्का रेन शेडो रीजन में उगता है, तो हमारी प्रोडक्शन कम थी। ठीक है। 2024 गत वर्ष, क्योंकि मक्का का जो क्रॉप ईयर होता है वो अक्टूबर सितंबर होता है, 1 अक्टूबर 30 सितंबर। ठीक है। ये खरीफ बेस्ड क्रॉप है। हमारी लगभग 65 से 66% क्रॉप आती है खरीफ में, 33% आती है रबी में। और रबी के अंदर मुख्यतः बिहार और आंध्रा, और खरीफ के अंदर पूरे देश के अंदर ये फसल आती है। ठीक है। लास्ट ईयर स्पेसिफिकली महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत अच्छी बारिश थी। नंबर 2, सरकार के पास राइस का स्टॉक बहुत अधिक था, इसलिए गवर्नमेंट ने एथनॉल इंडस्ट्री को राइस का एलोकेशन 3.5-4 मिलियन टन के आसपास दिया। ठीक है। और उसमें से कुछ राइस उठा भी, और प्राइवेट मार्केट में भी राइस की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, ब्रोकन राइस की, क्योंकि काफी हर समय तक तो उसके ऊपर बैन था। राइट। तो उसके कारण एथनॉल प्लांट्स के पास मक्का या राइस चलाने का ऑप्शन था। नेक्स्ट ईयर हमारी एथनॉल डिमांड 8% से बढ़ रही है। हमारे ब्लेंडिंग टारगेट बढ़ रहे हैं। अभी हम ब्लेंडिंग में डीजल की भी बात कर रहे हैं। अच्छा। क्या आप 8 से 9% लैंड हर साल ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो टेक्नोलॉजी को बहुत काम करना पड़ेगा। क्या मौसम हमेशा लगातार सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस साल बारिश अभी तक अच्छी रही, मॉनसून अच्छा रहा, लेकिन मैं इसमें एक स्पैनर बोलूँगा। मॉनसून ज़्यादा है सेंट्रल इंडिया में, कम है महाराष्ट्र और कर्नाटक। ओके। तो मॉनसून लास्ट ईयर की तरह इवन नहीं है।
तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे, हो सकता है मक्का के भाव इस बार थोड़ी तेजी के साथ खुले। अच्छा, लेकिन जो करंट ये तेजी कब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो करंट सप्लाईज है अभी वो सफिशिएंट है। ठीक है, हमारा नया क्रॉप अक्टूबर 15 के बाद आएगा। अभी हमारे पास 2.5 महीना 3 महीने का हमको अभी मक्का चलाना है। जो तेजी है वो साउथ में है। नॉर्थ के अंदर यूपी की क्वालिटी बिकॉज ऑफ मॉनसून, एक्सेस मॉनसून बहुत खराब है। वो एथेनॉल और अदर इंडस्ट्रीज के अंदर लो भाव पे जा रही है। बिहार के अंदर सफिशिएंट स्टॉक है। तो जो तेजी हमने लास्ट ईयर देखी वो नहीं देखने को मिलेगी। परंतु जब हम नया क्रॉप ओपन होगा तो उस समय किसान को बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि कितनी मंदी है। नहीं, देखिए यहाँ एक मैंने ग्राउंड के ऊपर पे उतर करके 2 इश्यूज मेजर देखे और किसान इस क्रॉप से थोड़ा सा बचने की कोशिश करता है। रीज़न बीइंग के इसके अंदर में एक सफ़ेद सुंडी जो है वो जब लगती है तो वो उसके पूरे खेत को ख़त्म कर देती है और इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन जो है वो हमारे साइंटिस्ट के पास नहीं आया। एक रीज़न। दूसरा रीज़न वो ये देखता है किसान कि भाई डिमांड मक्के के अंदर में वो इसलिए भी कम इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसको अभी थोड़ी सी दूसरी अदर कैश क्रॉप जो है उसकी डिमांड अच्छी दिख रही है तो वो उसकी तरफ डाइवर्ट होना ज़्यादा पसंद करता है। ये एक 2 बड़े रीज़न हैं। अब ये जो सफ़ेद सुंडी वाला जो रीज़न है ये मेजर रीज़न है। अब अगर उसका सॉल्यूशन नहीं आता, हालांकि अभी हाल फिलहाल के अंदर में पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो जीएम मेज़ की तरफ जा रहे हैं और अगर वो जीएम मेज़ पंजाब में आता है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं और मेजर लॉस क्या आपको लगता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर हम मेज़ को यूज़ करते हैं, चाहे वो इधर खाने के लिए हो चाहे अदर टेक्निकली अगर मैं कहूँ एथेनॉल के अंदर ही हो, तो उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं? ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के तौर के ऊपर पे क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको लेकर के अभी फाइट भी चल रही है कि जीएम इंडिया के अंदर में अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगेन आई विल गो विद द फर्स्ट पार्ट आपके सवाल, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इससे हमारी फूड डायरेक्शन, पॉलिसी डायरेक्शन सेट होती है। और इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा क्योंकि अगर जीएम नहीं आया तो ये सफ़ेद सुंडी वाला जो इशू है ये एग्जिस्ट करेगा। ये बेसिकली प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और उस सुंडी का एक सॉल्यूशन पंजाब गवर्नमेंट मान रही है। इसको मैं आपके पहले सेकंड सवाल को एड्रेस करूंगा जिसमें आपने बोला था कि मक्का किसान भाव के डिफरेंस के कारण, क्योंकि उसको दूसरी कैश क्रॉप में अच्छा भाव मिलता है इसलिए वो कई बार नहीं लगाता। मैं उसमें आपको ये बोलना चाहूँगा सर कि मक्का का कॉम्पिटिशन क्या है। सोयाबीन, इन सर्टेन एरियाज पल्सेस, सोरगम, विंटर क्रॉप में गेहूं या पोटैटो। अगर हम देखें लास्ट ईयर सोयाबीन और बाकी सब कमोडिटीज के भाव बहुत खराब रहे किसान के लिए, तो इस साल हम इसी कारण सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में मक्का की एकरेज को बढ़ते हुए देख रहे हैं। जैसे एलन ग्रीनस्पैन ने बोला, रिसेशन सोज द सीड फॉर इट्स रिकवरी। इसी तरह सर जब सोयाबीन का एकरेज कम होगा तो मक्का का बढ़ेगा। अगर मक्का की सप्लाई बहुत बढ़ी तो हो सकता है भाव डिप्रेस हो, सोयाबीन के भाव बढ़े। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल है। राइट। परंतु जिस हिसाब से इंडिया में मक्का की डिमांड बढ़ रही है, आगे आने वाले समय में हम किसी भी डिमांड मॉडल, सप्लाई मॉडल से जाएं, इंडिया विल बिकम नेट इंपोर्टर ऑफ मेज। अच्छा, इन अ बिग वे, अगर हम अपने एथेनॉल मैंडेट्स को बदलते नहीं है। राइट, ठीक है। अब सेकंड सवाल हम आते हैं, जो हमने आर्मी वर्म या सफेद सुंडी की बात की। मक्का के अंदर अभी तक अगर हम देखें, इंडिया में लगभग 100% एरिया अंडर हाइब्रिड्स है। जो अटैक ऑफ व्हाइट सुंडी या जो हम बात करते हैं वो बहुत रीजनल और अभी तक काफी सीमित दायरे में है। तो अभी तक वो एक नेशनल विपदा या फिर एक डिजास्टर या कैलेमिटी के तौर पे उभर के नहीं आया। और ओवरऑल आवर लैंड एंड सॉइल, आई विल पुट दिस वे, इज ब्लेस्ड कि अभी तक अगर हम किसी भी क्रॉप में देखें, हमको कोई बहुत बड़ा मेजर महामारी या फिर एपिडेमिक देखने को नहीं मिला। और बेस में जिस हिसाब से एकरेज बढ़ रही है, आगे आने वाले समय में फॉर श्योर वी विल नीड बेटर पेस्टिसाइड्स एंड बेटर क्रॉप मैनेजमेंट टू टेक केयर ऑफ इट। नाउ टू एड्रेस इट विद GMO, which is altogether a separate topic, क्योंकि GMO अगर हम देखें जिस भी देश में GMO होता है वो लगभग क्रॉप 6 से 7 महीने की है।
इंडिया में मक्का 90 से 110 दिन की क्रॉप है। इसलिए आज यूएसए के अंदर वो मक्का प्लांट करते हैं मार्च में, अप्रैल में, और हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर में, ठीक है, 6 से 7 महीना। सेम इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके कारण स्टार्च एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है एंड हेंस उनकी यील्ड अच्छी रहती है। जबकि इंडिया के अंदर हमारी क्रॉप हम जून जुलाई में लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, तो हमारा क्रॉप साइकिल छोटा है। और अगर हम टोटल उस जमीन पे 2 से 3 क्रॉप लेते हैं, अगर उसे टोटल करेंगे तो हमारी यील्ड भी लगभग यूएस से और किसी भी कंट्री को मैच करती है। अगर हम टोटल एनुअल हमारा प्रोडक्शन फ्रॉम पर एकड़ लैंड देखें, लेकिन वो 1 क्रॉप लेते हैं, हम 3 क्रॉप लेते हैं, तो वो डिफरेंस है। अगर हम इसको जीएमओ से अटैच करके देखते हैं, अगर हम जीएमओ से देखते हैं तो जीएमओ एक टेक्नोलॉजी जिसमें इन अ वे यू आर आउटसोर्सिंग सीड। सवाल अधिकतर ये जुड़ता है कि हमारी भारतीय किस कंपनी के पास सीड टेक्नोलॉजी है, तो आर वी रेडी टू आउटसोर्स द फार्मर चॉइस टू इंटरनेशनल कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, क्या जीएमओ से किसान को फायदा होगा। एक्चुअली जीएमओ हमने लार्जली नॉन टैरिफ बैरियर की तरह से आज तक इस्तेमाल किया है। कॉटन के अंदर किसान की प्रोडक्शन डबल हुई, कंसिस्टेंट हुई, कॉटन के फार्मर को बहुत फायदा हुआ देश भर में। तो फॉर श्योर जीएमओ टेक्नोलॉजी का अपना बेनिफिट है। देखिए, कॉटन और मेज दोनों कोमोडिटी का यूसेज डिफरेंट है। कॉटन आपका फाइबर के अंदर में यूज हो रहा है, टेक्सटाइल के अंदर में यूज हो रहा है, बस उसका जो सीड है आप उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वो ह्यूमन कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जाता। अच्छा, इसके हमने नेगेटिव पॉइंट्स क्या देखे हैं? इसके हमने नेगेटिव पॉइंट्स ये देखे हैं, ये बड़ा एक मैं आपको टेक्निकली रीज़न बता रहा हूँ कि जो आपका केक निकलता है कॉटन से, फाइन, कॉटन सीड ऑयल केक से जो केक निकला वो आपका कैटल फीड में गया, कैटल फीड से मिल्क आप तक पहुंचा, वो जो आपकी रिप्रोडक्टिविटी है, रीजनरेशन कैपेसिटी है, वो आप देखिए कि आज गली गली के अंदर में किराने की दुकान की तरह आईवीएफ सेंटर्स खुलने लगे हैं। और मेज इज अ फूड, और मेज अगर वो फूड है और वो अगर हम अपनी लाइफ के अंदर में इंट्रोड्यूस करते हैं जीएम टेक्नोलॉजी को, तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ सकता है? एक बात। दूसरी चीज़, नो डाउट कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। आज अब अभी आपने यूएस की बात की, यूएस का प्रोडक्शन हमसे 10 टाइम्स आगे है, फाइन, वो तकरीबन 400 मिलियन टन के आसपास का उसका प्रोडक्शन रीच कर गया। उसके बाद चाइना है, आपका पास अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, ठीक है। तो इनको मीट करना अभी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है। उसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो मैंने अभी आपसे टेक्निकली जो पूछा, वो देखिए, अगर मक्का का दुनिया में प्रोडक्शन 1200 मिलियन टन के आसपास है, आउट ऑफ दैट यूएस से 400, ब्राजील 150, राइट, 50 अर्जेंटीना, मैं जस्ट ऐसे नंबर बोल रहा हूँ, 600 मिलियन टन, ये तो जीएम है ही, राइट। और अगर देखा जाए चाइना पार्टली जीएम है, इन जीन एडिटिंग सर्टेन दे आर यूजिंग, ठीक है, ईयू इज नॉन जीएमओ, रशिया एंड यूक्रेन इज लार्जली नॉन जीएमओ, ठीक है। तो 50-50 दुनिया जीएमओ और नॉन जीएमओ में बटी हुई, राइट। लेकिन हमने जीएम मेज, क्योंकि सारी दुनिया में जाता है, सारे साउथ ईस्ट एशिया में जाता है, तो वी हैव नॉट सीन एनीबॉडी डाइंग और हैविंग अ एडवर्स इम्पैक्ट बाय यूजिंग और कंज्यूमिंग, ओके, ठीक है, फाइन। सो इंडिया में भी अगर मेरा मानना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हम वाइड स्प्रेड इस्तेमाल करते हैं, विल इट हैव एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ एंड हेल्थ? आई डोंट फोरसी, बिकॉज उसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुआ है, बहुत सारे टेक्निकल पेपर भी हैं, बट ऐसा बोलते हैं कि वी कैन यूज स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स द वे वी वांट, ओके। सवाल ये है कि क्या हम नॉन जीएम टेक्नोलॉजी के द्वारा ही उतना यील्ड अचीव कर सकते हैं इंडिया के अंदर, या जीएम टेक्नोलॉजी से क्या हमारी यील्ड डबल हो जाएगी? वो सवाल हमको लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, किसान के एंगल से, वो हमको एक्सप्लोर करना है। बट फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट सी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम ऑन दैट साइड, ओके। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ कि आपने जो सवाल पूछा कि इसको हमें जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने अलाउ कर दिया है, उसके क्या प्लस और माइनस? सो पंजाब गवर्नमेंट एज अ सिंस एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट टू इंट्रोड्यूस GM technology they will need approval from center, right, ठीक है, and
The day you introduce GM Tech in India, you will have no non-tariff barrier left while discussing with US. आज तो आप US से जब ट्रेड डील की बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं हमारे पास हम नॉन GM हैं, अभी हम किसान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और व्हेन यू विल गो कम्प्लीटली GM तो आपके पास वो नॉन टैरिफ बैरियर नहीं बचेगा। बट इसको अगर हम केवल सप्लाई डिमांड के तौर पे या फिर गवर्नमेंट के एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देखिए सो विल इंडिया भी डिमांड बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। क्या इंडिया सप्लाई मैच कर पाएगा? शायद नहीं कर पाएगा। ओके। क्या हमको प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है? यस। क्या हमको किसान को ऑल्टरनेटिव देना है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए? फॉर श्योर यस। क्या GM इज़ द ओनली आंसर? और बिकॉज हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज वेरी मच अगेंस्ट GM टेक। उनका कहना है कि मैं भारत में मेरे होते हुए GM नहीं आने दूंगा। राइट। तो अगर गवर्नमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है तो क्या इट इज़ ईजी? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। मैं ऐसे बोलूँगा मैक्रो तौर पे इन सब सवालों को क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इट। क्या पंजाब गवर्नमेंट जो टेस्ट करने वाली है, अगर ये किसान के पास ऑप्शन हो GM इस्तेमाल करने का तो क्या वो करेगा? शायद करेगा। क्या सरकार को उसे ऑल्टरनेटिव देना चाहिए? फॉर श्योर देना चाहिए। हमारा उसके पीछे कितना आज तक रिसर्च हो चुका है और कब कमर्शियलाइजेशन होगा? देखिए नो डाउट के दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। यस फाइन, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन आपने कहा कि परमिशन उसको सेंटर से लेनी है। मुझे याद आता है जिस समय पर BT कॉटन इंट्रोड्यूस हो रहा था तो सेम क्वेश्चंस थे, सेम सारी चीज थी, बट गुजरात गवर्नमेंट ने उस समय पर उसको इम्प्लीमेंट किया और उस समय पर सेंटर उसके अगेंस्ट में था। क्या हम उस हिस्ट्री को दोबारा यहाँ पर रिपीट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, टू आंसर इट पॉलिटिकली इज डिफिकल्ट बिकॉज पंजाब इज आप गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। एंड किसान का रुझान पंजाब में काफ़ी है। किसान पंजाब के अंदर लैंड यूजेज ऑफ वाटर देखा जाए, ग्राउंड वाटर तो बहुत ज़्यादा हाई है, वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मक्का कैन बी अ गुड बून फॉर पंजाब फार्मर। ओके, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा किसान के हक में जाती हैं। राइट। बट GM या नॉन GM के ऊपर एक व्यू लेना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज इंडिविजुअल। और क्या उससे एथेनॉल कितना बनेगा? क्या एथेनॉल इंडस्ट्री को कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज नाउ। लेकिन आपने जैसे बोला कि वो DDGS फिर कैटल और पोल्ट्री में जाएगा और वो फिर ह्यूमन कंजम्पशन में आएगा। राइट। वो पॉइंट हमको देखना है। आज अगर हम कंप्लीटली GM टेक हो जाते हैं तो क्या कल हम उसको क्या एज ए नॉन टैरिफ बैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या भारत किसान को प्रोटेक्शन की जरूरत है? आंसर इज यस। तो ये टॉपिक इज टू कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स। राइट। वी कैन नॉट आंसर इट फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और एक सिंपल सवाल इसका मतलब जो आपका सवाल है बहुत इसकी बहुत सारी लेयर्स। राइट। ठीक है, उसमें हम ज़्यादा नहीं घुसते क्योंकि इसके अंदर में एक पॉलिटिकली एंगल जो है वो मेजर है। और दूसरी चीज़ DDGS, इसको आप किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि इसने सीधा सीधा हिट किया। देखिए, एक तरफ तो हम मक्का के किसानों को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे जैसे मक्का का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एथेनॉल में उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है DDGS वो कंज्यूम हो रहा है और उसने रिप्लेस कर दिया है आपका सोयाबीन से। अब सोयाबीन के फार्मर्स प्रेशर में हैं, एक चीज, इसको किस तरीके से आप देखते हो? दूसरा, जो सोयाबीन के जो फार्मर्स प्रेशर के अंदर आए ही आए और जो आपका डिमांड जो रिड्यूस हुई उसको आप किस तरीके से, उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आप क्या देखते हो? क्या मतलब जो सोयाबीन के ग्रोअर्स हैं उनको मक्का की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि हर इंडस्ट्री बॉडी एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरह पुट करने की कोशिश करती है। देखिए, इंडिया इज ए कैटल इकोनॉमी। जैसे जैसे DDGS आया, हमारा मिल्क कैपेसिटी बढ़ेगी, तो DDGS इज अ बिग बून फॉर इंडियन फार्मर। Now let's come to the problem of protein. Let's combine DDGS and soybean meal. DDGS आने से हमारे यहाँ 3 मिलियन टन का एक्स्ट्रा मील आ गया, ठीक है, प्रोटीन इक्विवेलेंट आ गया, जो शॉर्ट टर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया और उसके कारण सोयाबीन के प्राइसेस नीचे गए। ठीक है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री 8% पे ग्रो कर रही है, पोल्ट्री और कैटल। तो उसके कारण आने वाले समय में बोथ सोयाबीन
एंड डीडीजीएस विल कोएग्जिस्ट। डीडीजीएस का मेजर यूजेज कैटल की तरफ जाएगा और सोयाबीन मील का मेन यूजेज पोल्ट्री की तरफ जाएगा। दूसरा जो एकरेज लॉस इस साल हुआ है फ्रॉम सोयाबीन टू मक्का, उसके कारण सोयाबीन के किसान को अगले साल अच्छा भाव मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन कम है। हमारे यहाँ 7 से 7.5 मिलियन टन की इनइलास्टिक सोयाबीन मील की डिमांड है, तो 10 मिलियन टन की प्रोडक्शन हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उससे नीचे जाएगी तो इट विल क्रिएट डेफिसिट। आज ऑयल प्राइसेस इंडिया में ऊपर है, तो बोर्ड क्रश से सोयाबीन को फायदा होगा। दूसरी तरफ अगर हम मक्का और डीडीजीएस देखते हैं, उसका यूजेज अब एक एस्टैब्लिश हो गया है, 3 मिलियन टन के इक्विवेलेंट यूजेज एस्टैब्लिश हो गया है। अब सवाल ये आता है इंक्रीमेंटल सप्लाई और इंक्रीमेंटल डिमांड। हमारी डिमांड पोल्ट्री में 8% बढ़नी है, राइट, और कैटल में 6% बढ़नी है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा ये मानना है अगले 5 साल में हम मेज भी डेफिसिट होंगे और बीन भी डेफिसिट होंगे। अच्छा, तो किसी इंडस्ट्री को घबराने की जरूरत नहीं। अब आपने जो डेफिशिएंसी की बात की कि हम मेज में डेफिसिट हो सकते हैं या होंगे, पोल्ट्री फेडरेशन जो इंडस्ट्री है उनके जो प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे मेरी बात हुई रणपाल जी से। तो रणपाल जी से मैंने यही सवाल किया, तो उन्होंने सरकार से एक डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जब भी मक्का के प्राइसेस एमएसपी से जैसे ही ऊपर जाएं, तो वो फ्री जोन के अंदर में हमें मक्का को इंपोर्ट करने की परमिशन दे, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री को हमें फीड करना होता है और उसकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, तो उसको कंपनसेट भी हमें करना है। तो उसको आप फिर कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे प्राइसेस बढ़े, यहाँ तो किसान को तो ठीक मिल गया प्राइस, पोल्ट्री इंडस्ट्री प्रेशर में आ गई, उधर से आपका जो चिकन है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई। देखिए सर, इंडिया में मक्का का 50% यूजेज पोल्ट्री के अंदर, ठीक है, मोटा मोटा, और पोल्ट्री 8% से ग्रो हो रही है। इंडिया को जैसे इकोनॉमिकली ग्रो होगा, पोल्ट्री और तेजी से ग्रो होगी, तो ओवरऑल मक्का का डेफिसिट इंडिया में पोल्ट्री के थ्रू ही बिल्ड होगा आगे। ठीक है, और दूसरा जहाँ तक सवाल है, पोल्ट्री का किसान भी किसान है और मक्का का किसान भी किसान है। ठीक है, अब सवाल ये आता है किस लेवल पे इंपोर्ट और किस लेवल, क्या लेवल सही है, क्या भाव सही है, क्या हमें प्राइस से इसे बेंचमार्क करना चाहिए या अवेलेबिलिटी से बेंचमार्क करना चाहिए? क्योंकि मेज इंटरेस्टिंगली इज ऑन द नेगेटिव लिस्ट, इट इज नॉट ऑन ओजीएल बिकॉज ऑफ कोर्ट केस एंड सर्टेन थिंग्स। केवल हम मेज म्यांमार से इंपोर्ट कर सकते हैं अंडर एलडीसी कंट्री एट 0 ड्यूटी। ठीक है, अदरवाइज आइदर वी नीड, आई थिंक 66% ड्यूटी है और वी नीड कोटा, राइट। नाउ जो पोल्ट्री फार्मर्स का अगर सवाल है, वो बोलते हैं कि एमएसपी के ऊपर जाए तो हमें इंपोर्ट करना अलाउ करना चाहिए। एमएसपी का मतलब मैक्सिमम सेल प्राइस नहीं है, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। तो एक भाव जो किसान को मिनिमम मिलना चाहिए। लेकिन फॉर श्योर, फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी, हमको एक रेगुलर टीआरक्यू कोटा हर साल का 2 से 3 मिलियन टन का एक स्टैंड, क्या ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए स्पेशली रहना चाहिए? पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए हमेशा, या एथेनॉल इंडस्ट्री के लिए? नहीं, एथेनॉल देखिए इंपोर्ट करेंगे तो हमको एथेनॉल बनाने का फायदा ही नहीं है। एथेनॉल का बेसिक पर्पस ही है कि हाउ वी रिप्लेस फूड। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए 2 मिलियन 3 मिलियन का एक स्टैंडअलोन बेसिस पे हमेशा एक कोटा गवर्नमेंट को अप्रूव करके रखना चाहिए। ठीक है, जो लेट्स से इफ प्राइसेस ऑन कंसिस्टेंट बेसिस अगर 30 दिन के लिए भाव एमएसपी के 25% या 30% ऊपर चले जाते हैं, देन गवर्नमेंट शुड गिव दोस कोटा ऑन एक्चुअल यूजर बेसिस टू पोल्ट्री। तो ऐसा प्रोविजन रहना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने देखा कि मक्का इंडिया में मिल ही नहीं रहा था, तब भी गवर्नमेंट जब टीआरक्यू लेकर आई तो एक गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू लेकर आई, प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेट था, कभी टेंडर ही नहीं हुआ, तो उसके कारण पोल्ट्री इंडस्ट्री को सफर करना पड़ा। दूसरा उसका प्रेशर आता है राइस पे, क्योंकि जैसे ही अगर आपको मक्का नहीं मिलेगा, फिर इंडस्ट्री या तो मक्का चावल इस्तेमाल करने लगती है, गेहूं इस्तेमाल कर, देन इट बिकम अ फूड सिक्योरिटी इशू। तो हमको आज की नहीं, प्लानिंग कल की करके चलनी है। आज अगर भारत को इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो प्रोटीन कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। मेरे ये मानना है करंट पॉलिसीज में हम उस प्रोटीन कंजम्पशन को टैकल करने के लिए तैयार नहीं है। एंड पोल्ट्री कंजम्पशन इज ऑल्सो इन अ वे प्रोटीन कंजम्पशन। हमको प्रोटीन रॉ मटेरियल
ऑफ प्रोटीन बढ़ाना है, एनर्जी की सप्लाई इस इकोनॉमी में बढ़ानी है, सो दैट फूड सप्लाई बढ़ सके। मैं इसको ऐसे बोलूँगा, किसी देश की तरक्की को आप केवल 2 पैरामीटर से जज कर सकते हो, केवल 2 पैरामीटर से। वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कितनी कमोडिटी और फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। आज यूएस की इकोनॉमी हमसे 6 गुना बड़ी है, तो वो हमसे 6 गुना ज्यादा फूड और 6 गुना ज्यादा कमोडिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमी हम मानते हैं अगले 5 साल में डबल हो जाएगी, तो हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी डबल होना, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमको सवाल राइट उस एंगल से अप्रोच कर। मेरे अभी 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मैं इसको रैप अप करूंगा। इंटरनेशनली आप प्रोडक्शन क्या देख रहे हैं? एक बात यूक्रेन का, अमेरिका का, ब्राज़ील का, फाइन। और इसके साथ में आपको 2025 के अंदर में अपर साइड प्राइस क्या नज़र आता है बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? ओके, आई गो बाय इंटरनेशनल S&D फर्स्ट। देखिए, ग्लोबल मार्केट के अंदर मक्का यूएस ड्राइव करता है, यूएस और ब्राजील। ठीक है। प्रोडक्शन कैसी है? ब्राजील की प्रोडक्शन काफी अच्छी लग रही है, यूएस में भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी काफी अच्छे हैं। ठीक है। लेकिन यूरोप और ब्लैक सी वहाँ थोड़ा ड्राइनेस है, तो वो हमको थोड़ा वॉच करने की जरूरत है। ठीक है। ग्लोबल मेज प्राइस आज वियतनाम इक्विवेलेंट $245 से $50 CFR इक्विवेलेंट है। ओके। जो हमारे इंडिया के भाव से बहुत नीचे है। ठीक है। 245-50 इज मोटा मोटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वो प्लांट डिलीवर्ड 23-24 रुपीज। ओके। और आज इंडियन मेज भाव लोकली उससे ऊपर है, राइट। 23-24 रुपए के आसपास वो भी चल रहा है। हाँ। तो आज और हम कितना डाउन साइड एक्सपेक्ट करते हैं? आंसर बहुत ज़्यादा। ये प्राइस रेंज अगर हम देखें 2 साल पहले भाव ये $300 के ऊपर था। नई क्रॉप आने पर आपको लगता है, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा दिख रहा है, नई क्रॉप आने पर क्या प्राइस नीचे स्लिप हो सकते हैं? 2000 रुपए के नीचे भी जा सकते हैं क्या? देखिए, अब हम इंडियन मेज प्राइजेस देखते हैं। इंडियन भाव मेरे को जिस हिसाब से इंडिया में मक्का की डिमांड है, मेरे को बहुत ज़्यादा मंदी नहीं लगती, क्योंकि साउथ के अंदर लास्ट ईयर से प्रोडक्शन कम है। एरिया ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा कम आएगा, क्योंकि बारिश उतनी अच्छी मेज डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हुई। सेम इन महाराष्ट्र। तो डिमांड कंपटीशन काफ़ी रहेगा। अगले साल मक्का किसी भी हालत के अंदर साउथ के अंदर मेरे को नहीं लगता कि 22-23 रुपए के नीचे बिकेगा। तो कोई किसान को मंदी के एंगल से सोचने की जरूरत नहीं है। ओके। आपने तीसरा सवाल पूछा था किस मंथ में अपने को कैसा। देखिए, मेरा हमेशा ये मानता हूँ भाव एक आउटकम है, मेन जो है वो सप्लाई डिमांड और कैसे चीजें डेवलप हो रही हैं। आज आप और मैं भाव का जब फोरकास्ट करते हैं तो आज के फैक्टर को दिमाग में रख के करते हैं, और जैसे ही हम उठे वो फैक्टर बदल सकते हैं। तो अगर आप आज मेरे से प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग के बेसिस पे पूछेंगे कि आज अगर मक्का का भाव मैं साउथ का एज ए रेफरेंस लेके चलता हूँ, अगर 26 रुपए है, तो मेरे को टॉप लगता है 28 रुपए तक सितंबर एंड तक बाजार जा सकता है। ओके। 2 रुपए की तेजी साउथ में लगती है। जिस दिन यूपी के अंदर क्रॉप अवेलेबिलिटी या रेक सप्लाई स्लो हुई, पूरे इंडिया में मक्का का भाव बढ़ जाए। ओके। न्यू क्रॉप के अंदर बॉटम 23.5-24, इसके नीचे साउथ में मेरे को भाव नहीं लगता है। एमपी के अंदर 22 रुपए की बिल्टी के आसपास के भाव रहने चाहिए, विच इज दो बिलो एमएसपी, बट स्टिल इट्स अ गुड प्राइस फॉर द फार्मर। ओके। तो ओवरऑल मक्का का रियलाइजेशन किसान के लिए अच्छा रहने वाला है। बहुत ज्यादा कंसर्न किसी मतलब येलो गोल्ड हम मान सकते हैं किसानों के लिए? देखिए, आज 3 ही गोल्ड हैं, डेटा, क्रूड और मेज। ठीक है। आज 3 ही गोल्ड है, डेटा एंड क्रूड और मेज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए, और साथ ही जो आपने इनसाइट्स दिए हैं बेसिकली पर्टिकुलरली मक्का मार्केट को लेकर के, वो बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि सुमित जी ने बताया कि भावों को लेकर के कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2000 रुपए के नीचे के भाव कमोबेश नज़र नहीं आते। न्यू क्रॉप आने पर भी प्राइजेस स्टेबल रहेंगे और यहाँ से बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ से डिमांड लगातार बढ़ रही है। चाहे हम पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करें, चाहे एथनॉल इंडस्ट्री की बात करें, स्टार्च की बात करें, लगातार वहाँ पर डिमांड है और ये बरकरार रहेगी और ये ग्रोइंग स्टेज के ऊपर पे रहेगी। तो इस विशेष पेशकश के अंदर में फिलहाल इतना ही। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। थैंक यू वेरी मच।